हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति या स्वामित्व का हस्तांतरण। आपका जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का टॉपिक चला हुआ है और उसमें जो है मैंने आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस और कंडीशन एंड वारंटीज़ का जो है वो टॉपिक करवा दिया था। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप यानी उसका संपत्ति का या स्वामित्व का उसको हस्तांतरण की उसका एक पर्सन से दूसरे के पास ट्रांसफ़र होगी है, बेचने वाले से खरीदने वाले के पास जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। तो इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वी नो दैट द सेल इज प्राइमरीली द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स बाय द सेलर टू द बायर। की इसमें क्या है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी संपत्ति का हस्तांतरण किससे होता है? सेलर से बायर के लिए, कि जो विक्रेता है उससे जो है वो क्रेता के पास जो है संपत्ति चली जाती है। एंड द फ्रेज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन द गुड्स। जो मैंने आपको बताया कि आपने ध्यान रखना है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर क्या है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, संपत्ति का हस्तांतरण हो गया है, उसके स्वामित्व का हस्तांतरण हो गया है। एंड प्रॉपर्टी इन गुड्स इज डिफरेंट फ्रॉम द पोजेशन ऑफ गुड्स। की यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार हमें हो जाती है कि प्रॉपर्टी इन गुड्स और पोजेशन ऑफ गुड्स जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों सेम नहीं है। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ पोजेशन दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है कि स्वामित्व का हस्तांतरण। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ऑनरशिप। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होगा कि ऑनरशिप की ट्रांसफर, स्वामित्व का हस्तांतरण हो गया। और पोजेशन का मतलब है कि किसके पास वो सामान है, किसकी कस्टडी में वो सामान है। पोजेशन ऑफ गुड्स रेफर्स टू द कस्टडी ओवर द गुड्स, कि किसकी कस्टडी में वो सामान है, दैट इज नोन एज पोजेशन ऑफ गुड्स। कि किसकी कस्टडी में है, किसके अधिकार में वो सामान है, उसको हम जो है वो कहेंगे कि उसकी पोजेशन में वो सामान है। तो अधिकार में और पोजेशन में यानी कि अधिकार यानी कि पोजेशन और प्रॉपर्टी मींस स्वामित्व। तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस थोड़ा सा है कि इसमें ऑनरशिप का मतलब है, प्रॉपर्टी का मतलब ऑनरशिप से है, और पोजेशन का मतलब कस्टडी से है कि वो सामान किसके पास है। हो सकता है कि उसका जो है वो ऑनर जो है वो सेलर ही है, बट सामान की डिलीवरी जो है वो हो चुकी है, बायर को हो चुकी है, बायर के पास सामान जा चुका है, तो अब वो सामान जो है वो बायर के पोजेशन में है, बट प्रॉपर्टी हो सकता है कि अभी उसके नाम पर ट्रांसफर ना हुई। और हो सकता है कि स्वामित्व जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होगी है बायर के पास, बट हो सकता है कि उसका पोजेशन जो है वो अभी भी जो है वो सेलर के पास है, कि उसने कहा है कि मैं 1 या 2 दिन में सामान वहां से ले लूंगा। तो प्रॉपर्टी मींस ऑनरशिप एंड पोजेशन मींस अधिकार क्षेत्र, कि किसके पास वो सामान जो है वो रखा हुआ है, किसके अधिकार क्षेत्र में वो सामान है, उसको हम पोजेशन बोलते हैं, कि किसके पास वो सामान पड़ा हुआ है। तो अब आगे शुरू करते हैं कि इसको जानने की क्या जरूरत है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसका एग्जैक्ट टाइम इसको हम क्यों जानते हैं, या क्या क्या जरूरत है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि हम एग्जैक्ट टाइम जाने कि कब जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाती है। तो इसको जानने की इंपॉर्टेंस या रीजंस क्या हैं, उसमें से सबसे पहला रीजन है कि रिस्क फॉलोज ऑनरशिप। की जो रिस्क है वो हमेशा जो है वो मालिक का रहता है, चाहे वो सामान किसी के पास भी है, बायर के पास है, सेलर के पास है, या इन ट्रांजिट के दौरान किसी करियर के पास है, जो सामान जो है वो करियर के पास है, जो सामान को का वाहक है, ले जाने वाला है, कोई रेलवे है, कोई ट्रक है, तो उसके पास भी हो सकता है, वाहक के पास भी हो सकता है, पोजेशन उसका। बट रिस्क किसका रहेगा? जिसके पास उस सामान की ऑनरशिप है, कि जो ऑनर है, मालिक है उसका, चाहे वो सेलर है चाहे वो बायर है, रिस्क हमेशा उसी का रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो ए ने जो है वो सामान खरीदा बी से, और उसकी जो प्रॉपर्टी यानी कि उसकी जो ऑनरशिप है वो जो है वो ए के पास ट्रांसफर हो गई है, बट सामान अभी भी जो है वो बी के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। ए ने सामान खरीदा बी से, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी ए के नाम पर, बट सामान अभी भी जो है वो बी के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। और डिलीवरी से पहले जो है वो अगर उस सामान को नुकसान हो जाता है, यानी कि बी के वेयर हाउस में, उसके गोडाउन में, उसके स्टोर में पड़े पड़े सामान जो है वो मान लो आग से जल के खत्म हो गया, तो नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? ए को उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी ऑनरशिप जो है वो ए के नाम पर ट्रांसफर हो चुकी है। तो पोजेशन किसी के पास भी हो, बट जिसके नाम पे ऑनरशिप होगी, जिसके पास उसका सामान का ऑनरशिप होगी, उसको वो रिस्क उठाना पड़ता है। इसलिए जानना जरूरी होता है कि वो जो ऑनरशिप है, वो प्रॉपर्टी जो है वो कब एक पर्सन से यानी कि सेलर से वो बायर के पास कब ट्रांसफर होती है, इसलिए हमें वो जानना बहुत जरूरी होता है। देन एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टीज, की हमने जो है वो क्लेम लेना, थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट कोई क्लेम फाइल करना है। थर्ड पार्टी वो सामान का नुकसान हो गया, तो थर्ड पार्टी अगेंस्ट जो क्लेम फाइल करेगा वो कौन करेगा? ऑनर करेगा, क्योंकि ऑनर के पास ही उसका मालिकाना हक है। तो अगर उसके सामान में जो है वो कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, उसने जो है वो अपना क्लेम किसी दूसरे व्यक्ति से लेना है, तो उसके लिए जो कार्यवाही का अधिकार है वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट या अन्य पार्टीज अन्य पक्षों के अधिकार, जो कार्यवाही का अधिकार है, वो सिर्फ उसी के पास है जो उसका सामान का मालिक है। जो मालिक नहीं है वो केस फाइल नहीं कर सकता, वो क्लेम फाइल नहीं कर सकता। देन सूट फॉर प्राइस,
कि जनरली ये कहें तो जो सेलर है वही जो है वो बायर के अगेंस्ट जो है वो क्लेम फाइल कर सकता है फॉर प्राइस, और जो सेलर है क्योंकि मालिक वही है और उसने जो है वो सामान क्रेता को बेचा है, तो उसको सामान को स्थानांतरित सामान का जो है वो उसने ट्रांसफर किया है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, तो उसके बदले में वो प्राइस लेने का हकदार है। तो उसके लिए जो है वो सूट फॉर प्राइस क्लेम जो है वो क्लेम कर सकता है अगर जो है वो प्रॉपर्टी जो है उसने सेलर के ने बायर के नाम पर ट्रांसफर कर दिए। इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर एंड सेलर, कि कई बार क्या होता है कि जो सेलर है या बायर है वो उन दोनों में से कोई भी इंसॉल्वेंट हो जाता है, कि कभी सेलर इंसॉल्वेंट हो गया या बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो फिर ये डिसाइड करने के लिए कि वो प्रॉपर्टी जो है वो किसके ऑफिशियल रिसीवर के पास जाएगी, कि सेलर के ऑफिशियल रिसीवर के पास जाएगी या बायर के ऑफिशियल रिसीवर के पास जाएगी, डिपेंड्स कि उस सामान की जो उस माल की प्रॉपर्टी यानी कि उसका स्वामित्व, उसकी ऑनरशिप जो है वो किसके पास है। अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो सेलर के पास है तो सेलर के ऑफिशियल असाइनी के पास चली जाएगी या ऑफिशियल रिसीवर के पास चली जाएगी, और अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो बायर के नाम पे ट्रांसफर होगी है तो अब अगर वो बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में वो बायर की प्रॉपर्टी जो है वो बायर के ऑफिशियल असाइनी ऑफिशियल रिसीवर के पास चली जाती है। तो इसलिए कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें जानना जरूरी होता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि स्वामित्व का हस्तांतरण के बारे में, कि एग्जैक्ट टाइम की कब सेलर से बायर के पास जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, उसको जानना जरूरी रहता है, क्योंकि ऑनर का ही रिस्क है, वही क्लेम फाइल कर सकता है थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट, और प्राइस के लिए भी वही क्लेम फाइल कर सकता है। और इन केस की जो सेलर या बायर की जो उनमें से अगर कोई पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो ये देखने के लिए कि वो सामान किस के पास जो है वो ट्रांसफर होगा, किसके ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी के पास ट्रांसफर होगा, वो डिपेंड करेगा कि उसकी ऑनरशिप जो है वो किसके पास है। तो जिसके पास उसकी ऑनरशिप होगी तो उसी के ऑफिशियल असाइनी के पास जो है वो सामान ट्रांसफर हो जाता है, उसकी ऑनरशिप जो है वो उसके पास ट्रांसफर हो जाती है। देन इसके बाद आता है हमारे पास रूल्स रिलेटिंग टू पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, की जो प्रॉपर्टी का जो हस्तांतरण है, संपत्ति का जो हस्तांतरण है, उससे रिलेटिंग जो कुछ रूल्स की ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप जिसको हम कह लें, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की सेलर से बायर के पास जो ट्रांसफर होनी है उसके रिगार्डिंग कुछ नियम है हमारे पास। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की प्रॉपर्टी जो है वो संपत्ति का हस्तांतरण कब हो जाता है, जब दोनों पार्टीज की इंटेंशन है, मतलब दोनों पार्टीज जो है वो चाहती हैं, उनकी इच्छा है कि वो सामान जो है वो उनकी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे वो दोनों आपस में चाहते हैं कि वो सामान की जो स्वामित्व है, उसकी संपत्ति जो है वो ट्रांसफर हो जाए। वो सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 में बताया गया है। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी जब दोनों पार्टीज की इंटेंशन है, सेलर जो है वो बायर को ट्रांसफर करना चाहता है और बायर जो है वो सामान को खरीदना चाह रहा है, और तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सेलर से बायर के नाम पर ट्रांसफर हो जाती है, कि दोनों ने आपस में जो है वो आपसी सहमति से सामान एक दूसरे के पास ट्रांसफर कर लिया। देन प्रॉब्लम कब अराइज होती है कि जब उसके बारे में उनका इरादा जो है वो, उनकी जो इंटेंशन जो है वो स्पष्ट नहीं है, इंटेंशन जो है वो क्लियर नहीं है, उनका इरादा जो है वो, जो उनकी सहमति है वो क्लियर नहीं हो पा रही है कि कब जो है वो उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है सेलर से बायर के नाम पर जो है उसकी प्रॉपर्टी कब वो ट्रांसफर करना चाहते हैं। अगर इस तरह की कोई इंटेंशन उनकी क्लियर नहीं है तब क्या है कि हमारे पास जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शंस जो हैं 20 से लेके 24 तक के 22 24 जो है वो सेक्शंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है वो उनको फॉलो करना पड़ता है, जिससे हम डिटरमिन करते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो सेलर से बायर के पास कब ट्रांसफर होगी। तो ये जो रूल्स हैं हमारे पास, रूल्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, इनको हम 3 हेड्स में क्लासिफाई कर लेते हैं। एक तो तब कि जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स, यानी कि जो है वो माल निश्चित हो चुका है, डिटरमिन कर लिया कि हमारा ये सामान जो है इसकी जो है वो प्रॉपर्टी वो डिटरमिन्ड है, प्रॉपर्टी जो सामान है वो डिटरमिन्ड है, निश्चित माल है, गुड्स जो है वो असर्टेन्ड है, स्पेसिफिक है। तो उस केस में कैसे डिटरमिन की जाएगी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। और दूसरा, जब सामान जो है वो अनिश्चित है, मतलब कि उसकी डिटर्मिनेशन नहीं हुई है कि कौन सा सामान है कौन सा नहीं है, मतलब कलेक्टिवली पड़ा है, मान लो आपके पास 1000 यूनिट्स पड़ी हैं, तो उसमें से जो है वो बायर ने जो है वो 100 यूनिट्स परचेज करने, तो वो 100 यूनिट्स जो है वो डिसाइडेड नहीं है कि कौन सी 100 यूनिट्स की, उनको जो है स्पेसिफिकली सेपरेट नहीं किया गया है, तो हो गया अनिश्चित माल। तो उस केस में जो है वो स्वामित्व का हस्तांतरण किस तरह से होगा। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल ऑन रिटर्न बेसिस, कि आपने जो है वो सामान दे तो दिया बायर को, सामान जो ट्रांसफर कर दिया उसको, बट
उसको जो है वो ये शर्त उसके साथ लगी हुई है कि वो उसकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उसको पसंद आएगा तो वो सामान को खरीद लेगा, पसंद नहीं आएगा तो वो सामान वापस कर देगा। तो उस केस में जो है वो स्वामित्व का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो किस तरह से की जाएगी। तो ये तीन केसेस हो सकते हैं कि एक तो आपका गुड्स जो है वो डिटरमिन्ड है यानी कि स्पेसिफिक और असर्टेन्ड है, दूसरा कि वो स्पेसिफिक नहीं है, अनअसर्टेन्ड है या फ्यूचर में वो प्रोड्यूस किए जाने वाले हैं, और तीसरा केस कि उसको जो है वो अप्रूवल बेसिस पर दिया गया है कि सेल और रिटर्न बेसिस पर कि वो चाहे तो उसको रख भी सकता है और अगर नहीं पसंद आया तो उसको सामान को वापस कर सकता है। तो इन तीनों अलग अलग केसेस में जो है हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के हस्तांतरण को किस तरह से डिटरमिन करते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स की। इन केस जो सामान है वो हमारा सर्टेन है, जिसको निश्चित निर्दिष्ट कह सकते हैं, निर्दिष्ट वस्तुएं जिसको आपने डिटरमिन किया हुआ है कि ये सामान जो है वो सेलर ने बायर को ट्रांसफर करना है। तो उस केस में जो है वो किस तरह से जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो डिटरमिन की जाएगी, इसके बारे में हमारे पास जो है वो दो तीन चीजें आ जाती हैं। कि पहला क्या है कि व्हेन द गुड्स आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट, कि वो स्पेसिफिक गुड्स हैं, असर्टेन गुड्स हैं यानी कि उनकी डिटर्मिनेशन हो चुकी है कि कौन सा सामान जो है वो सेलर से बायर के पास जाना है, और दे गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब कि सुपुर्दगी योग्य स्थिति में वो सामान है। सुपुर्दगी योग्य स्थिति का मतलब क्या होता है, डिलीवरेबल स्टेट का मतलब होता है डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच अ स्टेट दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ देम। कि एक जो सामान है उसको हम डिलीवरेबल स्टेट में, सुपुर्दगी योग्य स्थिति में तब कहेंगे जब बायर को अगर वो सामान दिया जा रहा है तो बायर जो है वो बाउंड है कि उसको जो है वो सामान लेना पड़ेगा, वो उसको सामान को लेने से मना नहीं कर सकता। तो उस केस में कहेंगे कि वो सामान जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में है। तो इन केस की जो डिलीवरेबल स्टेट में अगर सामान है आपके पास और वो गुड जो है वो सर्टेन गुड्स हैं, तो उस केस में क्या है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स है वो सेलर से बायर के पास ट्रांसफर हो जाती है जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया जाता है। कि जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया, साथ ही जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो सेलर से बायर के पास चली जाती है। इस केस में क्या है कि इस बात का कोई मायने नहीं रखता कि वो जो सामान है उस सामान के लिए पेमेंट या डिलीवरी जो है वो तभी कर दी गई है या इन फ्यूचर कर दी जाएगी, उसके बारे में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया जाएगा, साथ ही जो है वो प्रॉपर्टी सेलर से बायर के पास ट्रांसफर हो जाती है। कब? जब वो गुड्स सर्टेन गुड्स हैं, स्पेसिफिक गुड्स हैं और दे आर इन डिलीवरेबल स्टेट, की वो अगर वो बायर को दिए जाएंगे तो बायर जो है उसको लेने के लिए बाउंड है। तो इसमें क्या हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि पी ने जो है वो कुछ टेबल जो है वो पी ने एक टेबल जो है वो 2500 रुपए में खरीदा और उसने कहा कि एक महीने का क्रेडिट जो है वो इसके लिए मैं एक महीने के उधार में जो है वो सामान उसने वो टेबल 2500 रुपए में उसने खरीद लिया और उसने कहा कि मैं डिलीवरी जो है उसकी नेक्स्ट डे ले लूंगा। और नेक्स्ट डे डिलीवरी लेने के लिए उसने कहा कि डिलीवरी वो नेक्स्ट डे ले लेगा और 2500 रुपए के उधार में उसने एक टेबल खरीद लिया। क्योंकि क्या है कि अब वो जो टेबल था वो डिलीवरेबल स्टेट में है, टेबल डिसाइडेड है, दैट मीन्स कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ वो प्रॉपर्टी जो है वो बायर के पास पर ट्रांसफर होगी। शाम को जो है वो उसके गोडाउन में जो है वो सेलर के गोडाउन में आग लगी, वो टेबल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब वो जो बायर था उसको सामान नहीं मिला बट प्रॉपर्टी उसके नाम पर ट्रांसफर हो चुकी है, दैट मीन्स कि जो उसका नुकसान है, जो उसका रिस्क है वो बायर को बियर करना पड़ेगा, यानी कि बायर को उस टेबल का प्राइस जो है वो पे करना पड़ेगा। बेशक उसने जो क्रेडिट पे लिया था, अभी सामान की पेमेंट नहीं हुई थी, डिलीवरी उसको नहीं मिली थी, बट सामान जो है वो सर्टेन स्पेसिफिक गुड्स था, डिलीवरेबल स्टेट में था। तो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया जाएगा, साथ ही प्रॉपर्टी जो है वो सेलर से बायर के पास ट्रांसफर हो जाती है। दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 20। एक केस ये हो गया आपका। दूसरा है व्हेन द गुड्स हैव टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट, की अब दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि जो सामान है वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, यानी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है कि उसमें कुछ काम बाकी है। कुछ काम बाकी होने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि उसमें आपने कोई पैकिंग करनी है, उसमें कोई पॉलिशिंग करनी है, उसकी कोई लोडिंग अनलोडिंग करनी है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ काम जो है उसमें पेंडिंग है कि वो सामान जो है वो उसको डिलीवर किया जा सके, उससे पहले जो है उसके अंदर कुछ काम पेंडिंग है, तो वो अभी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि जो सेलर से बायर के पास प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी, जब वो सामान जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कि उसको जो है वो
अभी वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, बट जब उसको सामान को डिलीवरेबल स्टेट में सुपुर्दगी योग्य अवस्था में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, और कन्वर्ट करने के बाद भी क्या है कि बायर ने उस कन्वर्जन को नोटिस कर लिया है, बायर ने इस चीज का ध्यान दे दिया है, बायर को ये पता लग गया है कि सामान जो है वो अब डिलीवरेबल स्टेट में आ चुका है, उसके बाद ही जो है वो प्रॉपर्टी सेलर से बायर के पास ट्रांसफर होगी। ठीक है, कि इसमें डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, उसको भी डिलीवरेबल स्टेट में लाना है। तो डिलीवरेबल स्टेट में लाने का काम किसका है? सेलर का है। सेलर उस सामान को डिलीवरेबल स्टेट में लाएगा, चाहे वो उसकी पैकिंग से रिलेटेड है, चाहे उसकी लोडिंग अनलोडिंग से रिलेटेड है, चाहे उसको जो है कंटेनर्स में फिल करने का है, या कोई पॉलिशिंग करनी है उसने, या उसको कोई शेप फाइनल करनी है, फिनिशिंग करनी है, जो भी करना है, कि उसको जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में लाने का काम किसका है? सेलर का है। तो सेलर जब उसको डिलीवरेबल स्टेट में ले आएगा, ले आने के बाद बायर उस काम को नोटिस कर लेगा, उसके बाद ही जो है वो प्रॉपर्टी सेलर से बायर के पास ट्रांसफर की जाएगी, मानी जाएगी। कि अगर उसने नोटिस नहीं किया है बायर ने, कि आपने बायर को नहीं पता लगा है कि वो सामान जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में आ चुका है, तब तक जो है वो बायर के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, बेशक जो है उसको डिलीवरेबल स्टेट में कन्वर्ट कर लिया गया है। क्योंकि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तब वो सामान जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं था। तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसको डिलीवरेबल स्टेट में कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करने के बाद उसके बारे में आप जो है वो बायर को बताएं, और जब बायर उस चीज को नोटिस कर लेगा, चेक कर लेगा, देख लेगा, उसके बाद ही जो है वो प्रॉपर्टी सेलर से बायर के पास ट्रांसफर होगी। देन नेक्स्ट जो है, व्हेन द गुड्स हैव टू बी मेजर्ड एक्सेट्रा टू असरटेन प्राइस, यानी कि हो सकता है कि एक तो हो गया डिलीवरेबल स्टेट के बारे में, कि वो डिलीवरेबल स्टेट में है नहीं है। अब सामान जो है वो हो सकता है कि वो स्पेसिफिक गुड्स भी हैं और डिलीवरेबल स्टेट में भी हैं, बट उसका प्राइस डिटरमिन करने के लिए, किसके लिए? स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ पे लिखिए, टू असरटेन प्राइस, की प्राइस डिटरमिन करने के लिए, उसका कीमत निर्धारण करने के लिए जो है वो कुछ काम अभी बाकी है, यानी कि उसको तोलना है, उसको मापना है, उसको टेस्ट करना है, या कोई और ऐसा काम जिससे जो है उसका प्राइस डिटरमिन होना है, ऐसा कोई काम करना अगर बाकी है, तो वो काम किसने करना है? सेलर ने करना है। जब वो सेलर उस काम को कर देगा, यानी कि उसको सामान को या तो तोलना है, वेट करना है, उसका मेजर करना है, उसको मापना है, उसकी टेस्टिंग करनी है, जो भी करना है वो सेलर ने कर लेना है। करने के बाद उसके बारे में जो है वो बायर को अवेयरनेस होनी चाहिए, बायर ने उस चीज को नोटिस कर लिया है, उसके बाद ही जो है वो सेलर से बायर के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर मानी जाएगी। तो जब तक वो सामान तुलेगा नहीं, जब तक उसका जो है वो वेट नहीं होगा, जब तक उसकी मेजरमेंट नहीं होगी जिसके बेसिस पर उसका प्राइस डिटरमिन होना है, तब तक जो है वो उसकी ऑनरशिप जो है वो सेलर से बायर के पास ट्रांसफर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, कि जो बायर है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो 10 क्विंटल जो है वो तेल खरीदेगा सेलर से एट द रेट ऑफ ₹2000 पर क्विंटल, जो भी रेट उसका डिसाइडेड हुआ है। तो अब उसने क्या किया कि सेलर ने जो है वो 3 क्विंटल जो है उसमें से जो है वो माप दिया, तोल दिया, वेट कर दिया और डिलीवर कर दिया बायर को। तो 3 क्विंटल की जो ऑनरशिप है वो तो और उसके लिए बायर ने पे कर दिया, तो 3 क्विंटल की जो ऑनरशिप है वो तो किसके नाम पर ट्रांसफर होगी? बायर के नाम पर ट्रांसफर होगी। बट जो ऑनरशिप बाकी का जो 7 क्विंटल जो कि अभी तोलना रह रहा है, जिसकी अभी मेजरमेंट होनी है, वो तभी हो पाएगा जब उसकी मेजरमेंट हो जाएगी और बायर उस मेजरमेंट को नोटिस कर लेगा। तो बायर अगर उसको मेजरमेंट को नोटिस कर लेता है, उसको वेट को, मेजरमेंट को, टेस्ट को नोटिस कर लेता है कि सेलर ने काम कंप्लीट कर लिया, अब इसका प्राइस डिटरमिन हो गया है, और तब जो है वो प्रॉपर्टी सेलर से बायर के पास ट्रांसफर हो जाती है। तो ये था हमारे पास, इन केस ऑफ गुड्स जो है वो हमारे पास स्पेसिफिक है, असरटेन्ड है, यानी कि डिटरमिन्ड है कि कौन से जो है वो सामान, निर्दिष्ट वस्तुएं जिसको हम कहते हैं कि उसकी जो डिटर्मिनेशन पहले से हो चुकी है। तो डिलीवरेबल स्टेट में है या उनको डिलीवरेबल स्टेट में लेके आना है। डिलीवरेबल स्टेट में है तो साथ साथ प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, और डिलीवरेबल स्टेट में लेके आना है तो जब वो डिलीवरेबल स्टेट में ले आई जाएंगी और बायर उसको नोटिस कर लेगा, तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। और अगर जो है उसकी कुछ मेजरमेंट होनी है, कुछ टेस्टिंग होनी है, कुछ वेट किया जाना है उसका प्राइस डिटरमिन करने के लिए, तो जब वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, उसकी मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, बायर उसको नोटिस कर लेगा, तब सेलर से जो है वो बायर के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। देन नेक्स्ट था हमारे पास कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अनअसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स, की इन केस की वो जो गुड्स हैं वो अनअसर्टेन्ड है, मतलब अभी डिटरमिन नहीं हुए हैं, वो सामान जो है वो अलग से छांटा नहीं गया है, तो उस केस में जो है वो प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर मानी जाएगी? द प्रॉपर्टी ऑफ इन गुड्स डज नॉट पास टू द बायर अनलेस एंड अंटिल द गुड्स आर असर्टेन्ड और अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट सो एज टू ब्रिंग देम इन अ डिलीवरेबल
स्टेट, कि वो प्रॉपर्टी जो है वो सेलर से बायर के पास तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक जो है वो गुड्स असरटेन नहीं कर लिए जाएंगे, डिटरमिन नहीं कर लिए जाएंगे, कि गुड्स की जो असरटेनमेंट फिक्स नहीं हो जाएंगी कि ये जो है वो स्पेसिफिक सामान जो है वो बेचा जाना है, और बिना किसी कंडीशन के, और अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड, कि उसको बिना किसी कंडीशन के जो है वो अप्रोप्रिएट कर लिया गया है, अलग से निकाल लिया गया है, किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और उनको डिलीवरेबल स्टेट में ले आया गया है, तब उसके बाद ही जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो बायर सेलर से बायर के पास ट्रांसफर मानी जाएगी। ठीक है, तो अनसर्टेन गुड्स, फ्यूचर गुड्स के बारे में क्या कंडीशन है कि उनको जो है वो जब तक सर्टेन नहीं हो जाता, जब तक वो स्पेसिफिक गुड्स असरटेन नहीं कर लिए जाते हैं, डिटरमिन नहीं कर लिए जाते हैं, तब तक जो है वो प्रॉपर्टी सेलर से बायर के पास ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो अनसर्टेन गुड्स में, फ्यूचर गुड्स के केस में, कि अगर उसने कहा है मुझे इतना सामान चाहिए, तो वो सामान जो है वो अलग से छांट लिया जाएगा, उसको डिटरमिन कर लिया जाएगा, असरटेन कर लिया जाएगा, स्पेसिफिकली उनको अलग निकाल लिया जाएगा, और अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो है वो जोड़ दिया जाएगा उनको, और उनको डिलीवरेबल स्टेट में ले आया जाएगा, तब जो है वो प्रॉपर्टी सेलर से बायर के नाम पर ट्रांसफर होंगी। और ये जो अप्रोप्रिएशन की बात आ रही है, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएशन का मतलब, तो इसमें जो है इस एक वैलिड अप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीजें जो है वो होनी चाहिए, एक वैलिड अप्रोप्रिएशन में जो है वो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अप्रोप्रिएशन मीन्स विनियोजन, उसमें जो है वो उसके लिए उसको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना। तो उस केस में जो है वो क्या क्या होना चाहिए, मस्ट कॉरस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन, कि जब आपने उसकी अप्रोप्रिएशन करनी है, उस सामान को जो है वो डिटरमिन करना है, अलग से स्पेसिफिकली उसको असरटेन करना है, तो वो जो सामान आपने असरटेन करना है, तो दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन, कि कॉन्ट्रैक्ट में जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में, उसके साथ वो मैच करना चाहिए। कॉरस्पॉन्ड का मतलब कि उसके साथ मैच करना चाहिए, उसके साथ मिलता हुआ होना चाहिए, कि जैसा उसने कॉन्ट्रैक्ट में कहा है, जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी उसके साथ मैच करनी चाहिए। एंड इट मस्ट बी इंटेंशनल, कि वो उसकी इंटेंशन होनी चाहिए, कि उसने जो है वो जानबूझ के जो है वो उसको सोच समझ के जो है वो अलग किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जोड़ा है। ऐसा नहीं कि बाय एनी मतलब गलती से जो है उससे ऐसा ना हो जाए कि वो सामान जो है वो अलग हो जाए। मान लो उसको 10 क्विंटल सामान चाहिए था, आपके पास 100 क्विंटल सामान पड़ा है, और उसको 10 क्विंटल सामान चाहिए था, 10 क्विंटल आप अलग से निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ और डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, की जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके अकॉर्डिंगली आप उसको इंटेंशनली उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेपरेट करेंगे। वो इंटेंशनली होना चाहिए, यानी कि गलती से आपने जो है वो 10 क्विंटल का लॉट अलग से निकाल के रख दिया, तो वो जो है वो वैलिड अप्रोप्रिएशन नहीं मानी जाएगी। मस्ट टेक प्लेस विद म्यूचुअल कंसेंट, कि उन दोनों की आपसी जो है वो म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स के लिए। फॉर एग्जांपल, कि जैसे कि मान लो सेलर ने वो सामान अलग किया है, सेलर ने जो है वो गुड्स की अप्रोप्रिएशन किया है, तो उसमें जो है वो बायर की सहमति होनी चाहिए, या बायर ने अगर वो सामान जो है वो छांट के अलग किया है, बायर ने उसकी अप्रोप्रिएशन की है सामान की, तो उसमें सेलर की सहमति होनी चाहिए। तो यानी कहने का मतलब कि दोनों की जो है वो आपसी सहमति होनी चाहिए, कि आपके पास जैसे सेलर के पास जो है, मैंने बताया ना, हो सकता है कि काफी सारा सामान पड़ा है, तो उसमें से सामान हो सकता है कि सेलर ने अलग किया है, तो बायर उसके लिए सहमत हो जाए। अगर बायर ने उसमें से सामान जो है वो स्पेसिफिक गुड्स जो है वो अलग किए हैं, तो उसके लिए सेलर की सहमति होनी चाहिए। तो दोनों पार्टीज की सहमति उसमें होनी चाहिए। एंड इट मस्ट बी अनकंडीशनल, कि उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कि उसमें जो राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स है वो किसके उसको सेलर को अपने पास नहीं रखना है। क्या है, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, की कोई कंडीशन उसमें जो है वो अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड कोई कंडीशन उसमें ना लगी हो, और सेलर को जो है वो राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, कि सेलर को जो है वो राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स अपने पास नहीं रखना है, वो उसने उसको जो है वो आगे डिलीवर कर देना। डिस्पोजल ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि कंट्रोल किसके पास रहेगा, कि सेलर ने जो है वो अपने पास राइट रखा हुआ है कि ये कंडीशन पूरी होगी तब जाके जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो बायर के पास ट्रांसफर होगी। तो अगर उसने इस तरह का कोई राइट अपने पास रखा हुआ है तो वो कंडीशनल माना जाएगा, अनकंडीशनल नहीं होगा। तो अनकंडीशनल का मतलब कि मान लो आपने जो है वो सामान डिलीवर करना है, तो डिलीवर करने के लिए आपने जो है वो रेलवे, मान लो रेलवे के थ्रू भेजा, तो रेलवे की जो रिसीट है वो भी आपने जो है बायर के नाम पे ली और बायर को भेज दी। तो यानी कि अब जो है वो बायर के पास प्रॉपर्टी उसकी ट्रांसफर होगी, आप सेलर के पास कोई राइट नहीं रहा है, तो उसको गुड्स को डिस्पोज ऑफ करने का राइट सेलर के पास नहीं रहा है। दैट मीन्स इट इज अनकंडीशनल। बट हाँ, हो सकता है उसने क्या किया, सेलर ने जो है वो रेलवे रिसीट ली अपने और वो जो है वो उसको बायर के नाम पे लेने की बजाय उसको बैंक को दे दिया, कि और बैंक को कहा है कि जब ये बायर इसकी पेमेंट कर देगा तब आपने जो है वो रिसीट जो है वो बायर को देनी है। तो उसने जो है वो राइट ऑफ डिस्पोजल जो है वो अपने पास रखा हुआ है, एक कंडीशन लगा दी कि जब तक पेमेंट नहीं होगी तब तक जो है वो रिसीट जो है वो बायर के पास नहीं जाएगी। तो इट मस्ट बी
तो उस केस में क्या हुआ कि वो कंडीशनल हो गया। तो राइट ऑफ डिस्पोजल जो है वो सेलर ने अपने पास रखा हुआ है, बट एक वैलिड अप्रोप्रिएशन के लिए जरूरी है कि जो ये वैलिड अप्रोप्रिएशन के लिए जो है ये अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन होनी चाहिए। राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स जो है वो सेलर अपने पास नहीं रखेगा। ठीक है। देन तीसरा आपको मैंने बताया था कि जो लास्ट हमारे पास रहता है, एक तो हो गया गुड्स जो असर्टेन्ड हैं, दूसरा था अनअसर्टेन्ड गुड्स के लिए, और तीसरा जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। कि अप्रूवल बेसिस पर उनको सामान दिया गया है कि वो उसको जो है वो सेल और रिटर्न यानी कि वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। कि अगर उसको पसंद आ गया तो सामान रख लेगा तो दैट मीन्स कि वो सेल कंप्लीट होएगी, और अगर उसकी पसंद के अकॉर्डिंग नहीं है तो अप्रूवल उसकी नहीं है तो वो सामान को जो है वो वापस कर देगा। तो उस केस में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैसे जो है वो डिटरमिन की जाएगी। तो इसमें क्या है कि व्हेन द बायर सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर और डज एनी एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन, कि या तो उसने जो है वो बायर ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि उसने अपनी अप्रूवल जो है वो बता दिया कि मेरे को जो है वो सामान ठीक लग रहा है और मैंने सामान को एक्सेप्ट कर लिया है, या वो कोई ऐसा काम कर लेता है, ऐसी कुछ कर लेता है कि जिससे जो है ये लगता है कि बायर ने जो है सामान को एक्सेप्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल कि उसने सामान को यूज कर लिया, या सामान को कहीं और जो है वो प्लेज करके रख दिया, या उस सामान को जो है वो आगे उसने बेच दिया, तो दैट मीन्स कि उसने उस सामान को एक्सेप्ट कर लिया है। तो उस केस में जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो सेलर से बायर के पास ट्रांसफर हो जाएगी। दैट मीन्स कि बायर ने उसको सामान को एक्सेप्ट कर लिया तो उसने उसको इंप्लाइड बेसिस पर या फिर जो है वो एक्सप्रेस बेसिस पर जो है वो कन्वे कर दिया है। तो एक्ट के अगर उसके एक्ट के बेस पे, उसके काम के बेस पे, यानी कि उसने उसको आगे बेच दिया, यूज कर लिया, प्लेज कर लिया, तो यानी कि उसने इंप्लाइड बेसिस पर जो है हमें पता लग रहा है कि बायर ने उस सामान को एक्सेप्ट कर लिया, और या फिर उसने जो है वो वर्बली बोलकर लिखकर जो है वो अपनी कंसेंट, अपनी एक्सेप्टेंस जो है वो सामान के लिए सेलर को दे दी है, तो सेलर से बायर के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। दूसरा केस क्या है, बायर रिटेन्स द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन बियॉन्ड द टाइम फिक्स्ड फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स। तो ऐसा तो है नहीं कि जब आपने जो है वो रिटर्नेबल बेसिस पर सामान दिया है तो उसके लिए कुछ टाइम लिमिट जो है वो डिटरमिन की जाती है कि उसको जो है वो 5 दिन का टाइम है, 3 दिन का टाइम है, 1 हफ्ते का टाइम है, 10 दिन का टाइम है, जो भी टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके हिसाब से आपने जो है वो कुछ टाइम उसको पीरियड डिटरमिन किया हुआ है। बट बायर क्या कर रहा है कि उस फिक्स्ड टाइम से एक्स्ट्रा, उस फिक्स टाइम से ज़्यादा जो है वो सामान को अपने पास रख रहा है, और उसके बारे में कोई नोटिस रिजेक्शन का नहीं दे रहा है। सामान को जब मान लो 10 दिन का टाइम दिया था, 10 दिन से ज़्यादा जो है उसको सामान को यूज़ किया जा रहा है, और उसके बारे में कोई नोटिस जो है उसने जो है वो सेलर को नहीं दिया है, तब भी जो है वो उसकी बायर की एक्सेप्टेंस मानी जाएगी और वो प्रॉपर्टी जो है वो सेलर से बायर के पास ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कहीं जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ए ने जो है वो घोड़ा जो है वो डिलीवर किया बी को। ए इज अ सेलर, उसने एक घोड़ा बी को डिलीवर किया, और उसमें जो है वो सेल्स और रिटर्न बेसिस पर कि सेल और रिटर्न की अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको वापस कर सकते हैं विद इन 8 डेज। 8 दिन का उसने टाइम दिया। तो उसमें क्या है कि घोड़ा जो है उसने 8 दिन के लिए उसको दिया था, बट वो घोड़ा जो है तीसरे दिन ही जो है वो मर गया। घोड़ा जो है वो तीसरे दिन ही मर गया, बट उसके मरने में जो है वो बी का यानी कि बायर का कोई फॉल्ट नहीं था। तो क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि प्रॉपर्टी जो है वो किसके नाम पे रही है, वो ए के नाम पे रही है, सेलर के नाम पे रही है, क्योंकि अभी तक जो है वो उसको बायर ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो प्रॉपर्टी जो है वो ए के नाम पे है। दैट मीन्स कि जो रिस्क है उसका वो सेलर को ही बियर करना पड़ेगा। और इन केस इसी केस में क्या है कि फॉर एग्जांपल कि वो जो घोड़ा था वो बी ने अपने पास वो जैसे इसमें पहले वाले में बताया मैंने आपको कि तीसरे दिन मर गया, बट हो सकता है कि वो घोड़ा जो है वो उसने 8 दिन के बाद भी अपने पास रखा। 8 दिन के पास भी उसको घोड़े को अपने पास रख रहा है, यूज कर रहा है, और उसने जो है वो घोड़े के रिजेक्शन के लिए कि घोड़ा मुझे पसंद नहीं है, ऐसा कोई रिजेक्शन नोटिस जो है उसने सेलर को नहीं भेजा है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो 8वें दिन जो है वो जैसे ही वो 8 दिन एक्सपायर होंगे, वो जो टाइम पीरियड है उसका वो एक्सपायर होगा, वो पूरा होगा, ऑटोमेटिकली जो है वो प्रॉपर्टी सेलर से बायर के पास ट्रांसफर हो जाएगी। तो 8वें दिन के बाद अगर बायर ने कोई नोटिस नहीं भी दिया है सेलर को, तो उसके बाद जो ऑनरशिप जो है वो सेलर से बायर के पास ट्रांसफर हो जाएगी। रिस्क जो है वो अब बायर का होगा, और बायर जो है वो लायबल होगा उस सामान के प्राइस को पे करने के लिए। तो इस तरह से जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो डिटरमिन की जाती है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या रूल्स हैं इसके लिए, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, और किस किस तरह से जो है वो अलग अलग केसेस में जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को हम डिटरमिन कर सकते हैं, इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, इन केस ऑफ अनअसर्टेन और फ्यूचर गुड्स, और तीसरा जो मैं आपको बता दिया
कि अगर उसको अप्रूवल बेसिस पर आपने सामान को सेल किया है तो प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो किस तरह से डिटरमिन की जा सकती है। और ये आपने बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब स्वामित्व से है, उसकी ऑनरशिप से है यहाँ पर, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। तो ये ध्यान रखेंगे तो समझने में आसानी होगी। ओके, थैंक यू।